त्योहारों का सीज़न है प्रियदर्शनी, और जहाँ तक मुझे पता है आप हैं बहुत अच्छी और बड़ी वाली शॉपिंग लवर। तो ये बताइए शॉपिंग आपकी कहाँ तक पहुँची, क्या चल रहा है? देखिए, शॉपिंग लवर तो हैं और हम सबके साथ, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आज के लाइफस्टाइल में नोबडी हैज टाइम। किसी के पास समय नहीं है कि पूरा दिन लगा के शॉपिंग की जाए। ऐसे में जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे हो, थोड़ा भी कहीं समय मिले, कहीं वेट कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा हम सभी लेते हैं। एंड इट्स सो कन्वीनियंट। पसंद ना आए वापस कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, इट्स ऑल वेरी सिंपल। क्यों? बात तो ठीक कह रहे हो यार, लेकिन मुझे ना थोड़ा बहुत डर लगता है। किस चीज का? यार यही कि ट्रांजैक्शन कहीं गलत ना हो जाए, गलती से कहीं ओटीपी का कुछ गलत ना, क्योंकि आजकल इतना स्कैम चल रहा है, बहुत ज्यादा डर लगता है यार। नहीं, ये आपकी बात ठीक है और मेरे मन में भी इससे संबंधित बहुत सारे संशय और सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब लेकर आज हम आ गए हैं भाई हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। स्पेशल सेगमेंट आज हमारा होने वाला है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं श्री आशीष पांडे जी। यू आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। सर वेलकम टू द शो सर। नमस्कार अंशु जी, नमस्कार प्रियदर्शनी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत। और आमची मुंबई से आप दिलवालों की दिल्ली में आ चुके हैं, वहां पर नवरात्रि का क्या माहौल है? नवरात्रि तो देखिए पूरे अगर हम देखें पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और खासकर जैसा अभी आप दिखा भी रहे थे गुजरात में, और आपके करस्पॉन्डेंट वहाँ से पूरा दिखा रहे थे। तो बॉम्बे अगर देखें तो पूरा हब है, और अहमदाबाद गुजरात, तो स्वाभाविक है कि वहाँ जितने पंडाल हैं, जितने लोग हैं, तो पूरा एक गोरेगांव जो स्पोर्ट्स क्लब भी है तो बहुत बड़ा है, और ये तो खुशी का समय है जहाँ पे पूरे देशवासी खुशी बांटते हैं एक दूसरे से। और दिल्ली में भी वही है, कलकत्ता में भी वही है, तो पूरा देश इस समय खुशी के रंगों में, त्योहार के जी सही बात है सर, खुशियां तो बांट ही रहे हैं सर। ऐसे में खुशियां दोगुनी हो जाती हैं सर जब शॉपिंग, जैसे कि हमारी प्रियदर्शनी जी शॉपिंग की बहुत बड़ी फैन है और थोड़ा सा डर भी लगा रहता है सर, तो उस बारे में बताइए प्लीज, जो स्कैम चलते हैं इस टाइम पर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अंशु जी। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी आप बोल रही थी प्रियदर्शनी जी कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और हमने वहाँ पे ही कोशिश की कोई शॉपिंग करने की, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो कुछ ही सेकंडों में ट्रांजैक्शंस पूरे हो जाते हैं। तो मेरा आपको ये कहना है यहाँ पर कि अगर हम एक परिप्रेक्ष्य देखें भारत में इस समय जो डिजिटल इंडिया का चल रहा है और जो भारतीय सरकार और राज्य सरकारें अपना काम कर रही हैं, तो लगभग 36 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स यूपीआई में इस समय पे पर डे होते हैं। लगभग 800 से 900 करोड़ ट्रांजैक्शंस और लगभग 15 लाख करोड़ के वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस। और अगर हम इन सबको देखें तो ये बहुत वाजिब होता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हम डिजिटली आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं समाज में कुछ कि जहाँ पे फ्रॉड्स की संभावना होती है, स्कैम्स की संभावना होती है, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, या कई बार टेक्नोलॉजी में भी हमको देखने को मिलता है कि ग्लिचेस आ गई हैं। तो उसमें काफ़ी हमारे चीज़ें हैं जो बैंक बताते रहते हैं। रिजर्व बैंक का भी है, आपने सुना होगा कि आरबीआई कहता है, और आईबीए भी। तो हम बताते रहते हैं दर्शकों को, अपने ग्राहकों को, कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आप बचे रहें इन सब से और दूर रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और आपने जैसे आपने बोला शॉपिंग करते रहें। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि शॉपिंग चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन, जब आप पैसे लेने बैंक मान लीजिए एटीएम गए, तो सबसे पहले कई बार क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हो गई पर पैसे निकले नहीं जी। ऐसे में बड़े विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये कई बार देखने में आता है कि ग्राहक ने कोशिश की कि हम एटीएम से पैसा निकालें, तो जनरली जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में, 70% केसेस में विद इन 2 मिनट्स वो ऑटोमेटिक रिवर्सल हो जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ भी हो कि आपका पिन ब्लॉक हो जाए, कार्ड ब्लॉक हो जाए, तो मेरे तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि कभी पैनिक मत होइए, घबराहट में मत आइए, क्योंकि हम घबराहट में और भी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो 1-2 मिनट 3 मिनट तक थोड़ा इंतज़ार करें, और आपको खुद वापस एटीएम अपना आ जाएगा बैलेंस, जो एसएमएस होता है कि आपका पैसे कटे हैं कि भी नहीं कटे हैं, और अगर कट गए हैं तो वापस रिवर्सल हुआ कि नहीं। तो अगर रिवर्सल हो गया तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिवर्सल नहीं हुआ है तो वहाँ पे एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप को ध्यान रखें, और वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको सामने आ रहा है उसको नोट करें, टाइम को नोट करें, एटीएम आईडी नोट करें। और इसके बाद में कई बार तो या तो आप जिसके ग्राहक हैं बैंक के, उस ग्राहक उसी बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप
किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तब देखिए आपके दोनों में प्रोसीजर्स अलग होंगे। तो आप एक कॉल सेंटर में अपने फ़ोन करके या अपने ग्राहक सेवा जिसको हम बोलते हैं, कॉल सेंटर है या कस्टमर सर्विस सेंटर है, उनको फ़ोन करके, और अगर वर्किंग टाइम है तो आप बैंक अधिकारी को भी बता के आप रिवर्सल करा सकते हैं, आपका रिवर्सल हो जाता है। तो जनरली क्या है कि ये 3 इसमें फेस हैं। एक फेस में तो ऑटोमेटिक हो जाता है जब ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशंस बैंक्स में होते हैं। दूसरा ये होता है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही रिकनसाइल होता है वो आ जाता है पैसा। और तीसरा ये होता है कि किसी कारणवश रिकनसाइल नहीं हो पा रहा है और इसमें 2-3 स्विचेस इन्वॉल्व है, आप दूसरे बैंक के एटीएम से इन्वॉल्व है, तो आपको एक लॉन्च करनी पड़ती है कंप्लेंट और वो वापस पैसा आ जाता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दर्शकों, आपको बता दें कि हमारा ये सेगमेंट फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय आप हमारे एक्सपर्ट से जानना पूछना चाहते हैं, सीधे हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-230-97532। तो अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछें। सर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपने बताया कि ट्रांजैक्शन अगर ना हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सर, आम जनता का अगर मान लीजिए एटीएम कार्ड खो जाता है तो उसमें भी वो पैनिक हो जाता है, डेबिट कार्ड कहीं मिसप्लेस हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए 3 चीज़ें हैं। ये एक बहुत ही, आपने अंशु जी, मैं तो आपको तारीफ़ करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कई बार मैंने बैंक के अधिकारियों को भी इसमें फंसते हुए देखा है। अच्छा। तो होता क्या है कि जनरली हम खुद नोट करके नहीं रखते हैं। देखिए पुराने ज़माने अलग थे कि जैसे हमारे नंबर हुआ, हमको रटे हुआ करते थे सबके नंबर, फ़ोन नंबर। अब ज़माना हो गया कि हम सेव करके चलते हैं, तो हमको डिजिटलाइजेशन है। तो होता क्या है कि हमको खुद अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर हमको खुद याद नहीं है। और मान लीजिए गलती से आपका पर्स में है और वो गुम गया या कहीं मिसप्लेस हो गया, तो क्या होता है कि जब भी आप किसी बैंक को फ़ोन करेंगे, ग्राहक सेवा केंद्र को या कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर पे, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है या आपका जो कुछ डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, तभी तो वो हॉटलिस्ट कर पाएगा। तो वहाँ पे फिर हम ये परेशान हो जाते हैं कि हमको तो खुद नहीं मालूम है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से जो आपके बैंक के अकाउंट नंबर, पासबुक, डेबिट कार्ड है, पहले तो इनको आप बहुत एक अच्छे से सुरक्षित जगह पे रखें। इसको हम घर के खुले में ना रखें कहीं पे भी कि कोई टेबल पे रख दिया या अलमारी में ऐसे रख दिया, इसको सुरक्षित रखें। दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसी कोई घटना घट जाए तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उसको ढूंढने की कोशिश करें 1-2 मिनट तक, और जब नहीं मिलता है तो आप उसको टेम्परेरी हॉट लिस्ट भी करा सकते हैं। इसको वार्म लिस्टिंग भी बोलते हैं, और 2 तरीके होते हैं हॉट लिस्टिंग के, टेम्परेरी हॉट लिस्टिंग भी हम बोलते हैं और परमानेंट हॉट लिस्टिंग भी बोलते हैं, और कार्ड का रिजेक्शन भी बोलते हैं। तो आप शाखा में जाके या मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ये भी तरीके हैं हॉट लिस्टिंग करने के। और फ़ोन तो है ही है, अगर हम कॉल सेंटर में फ़ोन करके करा सकते हैं, और हम नया कार्ड भी मांग सकते हैं फिर। जी बिल्कुल। आशीष जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे से, दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, अपना सवाल पूछिए, अगर आवाज़ पहुंचती है आप तक तो। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं अपना सवाल पूछिए। हेलो। कोई बात नहीं, शायद उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। पुनः कोशिश की जाएगी। सर, आपने बोला कि अगर कहीं ऐसे हम फंस जाएं तो हेल्पलाइन पे सूचित करें, लेकिन अब हेल्पलाइन तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा रहता है क्योंकि आप पहले या तो गूगल करते हैं, फिर वो एक दूसरे पे दूसरा 3, 4, 5 दबाते दबाते कई बार ऐसा होता है 1 घंटे भर की मेहनत के बाद भी आप कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सही तरीका क्या है बैंक तक पहुंचने का? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे फिर से 2 चीज़ बोलूँगा, 3 चीज़ें, और मैं सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है, जो भी अपने दर्शक देख रहे हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुने। कई बार हम ये गलती करते हैं कि जो हमारा बैंक है, जिसके साथ में हमारा सेविंग बैंक अकाउंट, जमा खाता है, चालू खाता है, हम कई बार क्या करते हैं कि कोई भी घटना होने पे हम गूगल करते हैं उसका नंबर। कृपया करके कभी मत करें। ये बहुत ही एक मैं अजीब सी चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फ्रॉडस्टर्स भी एक वहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, और आप ये सोचते हैं कि बैंक में आप फ़ोन कर रहे हैं, और वो आपसे कई जानकारी ले लेते हैं। तो पहले ही जिस भी बैंक में आपका खाता है, चाहे वो प्राइवेट, सरकारी या फॉरेन बैंक है, आप कुछ चीज़ें करिए। पहली चीज़ तो ये है कि उसका नंबर उसके वेबसाइट से ले लीजिए, कॉल सेंटर का, और अपने यहाँ सेव कर लीजिए। तो आपको ये मालूम रहेगा कि जो आप नंबर यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक नंबर है। दूसरी चीज़ ये है
कि 1-2 बार उसके कॉल सेंटर पे यूं ही कॉल करें, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि 1 कप दबाएं, 2 कप दबाएं, 3 कप दबाएं, और उसको किधर ही लिख के रख लें। देखिए मैं इसको कहता हूं, अपन ड्रिल बोलते हैं, सिक्योरिटी ड्रिल, या अपन कई बार बोलते हैं और कई बार करते हैं, तो हमको जीवन में इसकी भी ड्रिल करनी चाहिए और हम इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि कई बैंकों ने 24/7 वो कॉल सेंटर अलग है जिस पे आप जा सकते हैं, लेकिन कई बार अगर आप कोई साइबर क्राइम में फंस गए हैं, कोई बात हो गई है, कोई स्कैम में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे चले गए हैं, तो आप एक तो गवर्नमेंट का भी है 1930, दूसरी बात कई बैंकों ने अपने खुद के नंबर 24/7 अपने अधिकारियों को बैठा के, जिसमें हमारा भी बैंक है, हमने अभी चालू किया हुआ है, तो उसमें भी आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं, तो वेबसाइट में वो भी नंबर मिलते हैं। पर सर आपने कहा गूगल मत करिए जी। आई थिंक दीनानाथ जी हमसे जुड़ गए हैं, पहले कॉलर का सवाल लेते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जरूर। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम दीनानाथ जी आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक फिर कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो सर आपने हमें बोला कि गूगल ना करें, पर इसका वजह क्या है, क्यों ना करें गूगल? हाँ देखिए, 2-3 चीज़ें जो अभी देखने में आई हैं स्कैम्स में, एक तो ये आई हैं कि जो गलत काम की अपेक्षा रखते हैं, कर रहे हैं, वो कई बार एक फेक वेबसाइट भी क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नंबर आ जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी ये भी कई बार देखने में आया है और इसके टूल्स भी बैंकों के पास में हैं, जहाँ पे वो पूरे सोशल मीडिया या वेब में ढूंढते रहते हैं कि उनके बैंक का कोई फेक वेब ऐप, तो कई बार आप देखेंगे कई जगह पे कुछ फेक ऐप्स भी आ जाते हैं बैंकों के नाम पे। तो मेरा ये कहना है, मेरा एक सुझाव है कि बजाय हम गूगल करके देखें, तो वो वेबसाइट जो ऑथेंटिक वेबसाइट है किसी बैंक की, आप उसको रखें, उसको फेवरेट में भी ले सकते हैं और उसके नंबरों को आप अपने कॉन्टेक्ट में सेव करके भी रख सकते हैं, एक। और दूसरा है कि जो ऐप है वो जरूर आप ऐप को ऑथेंटिक देखें और आपका जो iOS स्टोर है, ऐप स्टोर है या गूगल प्ले है, आप उसको वहीं से कोई APK आप डाउनलोड ना करें। ये मेरा एक सुझाव है। सर आजकल इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं, उस बारे में बताइए प्लीज़। आपके तो बहुत सारे एक्सपीरियंस में रहता होगा, मतलब आजकल हर चीज़ का ट्रेंड चलता है। मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए शायद ये शब्द, लेकिन बोलना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा स्कैम कौन सा चल रहा है? देखिए, आपने ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और हम सब कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। 4-5 चीज़ें जो एक ट्रेंड दिखता है, वो एक तो ये है कि ग्राहकों को ये मैसेज जाता है या फ़ोन जाता है कि आपका कोई गिफ्ट आया हुआ है फॉरेन से, आपका कस्टम में ये पड़ा हुआ है। एक तो वो दिखता है, दूसरा ये दिखता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है, तो लॉटरी के हिसाब से आपका ये कोई हैम्पर, वाउचर या ऐसा कुछ आया हुआ है। दूसरा है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे ख्याल से इसमें मैंने देखा है कि देश की जनता बहुत फंस भी रही है मैडम, वो ये है कि रेटिंग कराने का तरीका। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है या कोई मूवी है या कोई रेस्टोरेंट है, तो जनरली क्या है कि जैसे आप बोल रही थी प्रियदर्शनी जी कि हमको ऑनलाइन करने की बहुत एक आदत सी हो गई है, तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं किसकी रेटिंग अच्छी है तो हम उस शॉप में जाएं ताकि हमको अच्छा मिले, अच्छी सामान मिले और अच्छे रेट पे मिले, या आज एक रेस्टोरेंट है तो अच्छी सर्विस मिले हमको, तो रेटिंग जिसकी ज़्यादा होती है, तो आजकल एक ये भी चलता है कि पेड रेटिंग्स बोलते हैं। लेकिन फ्रॉडस्टर ने इसमें क्या किया हुआ है, जो स्कैम चल रहे हैं उसमें क्या किया हुआ है कि ये अपने लोगों को घर बैठे तो वो 5-6-7 ट्रांजैक्शन कराते हैं, रेटिंग कराते हैं और सही में पैसे देते हैं, और जब आपका विश्वास जीत लेते हैं कि हाँ ये पैसे देते हैं, तब आपसे वो OTP और आपका खाता तो उनको जानकारी हो गई क्योंकि वो आपको पैसे भेज रहे हैं 50 रुपए पर रेटिंग के 100 रुपए। तो ये दूसरा है। और तीसरा मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि आपकी कोई पॉलिसी है या बैंक में FD है, वो मैच्योर हो गई है, वो आपको देनी है, तो वो आपसे फिर आगे बात करते हैं। और चौथा होता है कि जब वो आपको बोलते हैं कि आप जो है तो क्रेडिट कार्ड का आपका जो है तो 10,000 पॉइंट्स हैं और आप रिडीम कर लीजिए, आपको ये सामान मिल जाएगा। तो ऐसे 5-6 चीज़ें हैं जो मेरे देखने में आई हैं कि वो आपको बुरी तरीके से एक फंसाने की कोशिश करते हैं। और एक फोन कॉल से कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ
जी अपना सवाल पूछे। नमस्कार, अपना सवाल पूछे। जी, सबसे पहले तो मैं पांडे जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा हाँ, हेलो। हेलो नमस्कार जी, मैम। हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सेविंग अकाउंट है। मेरा एक सेविंग अकाउंट है जिसका एटीएम मैंने इशू करवाया था, और किसी कारण से जब मैं एटीएम यूज कर रहा था, तो और उस समय पैसा नहीं विड्रॉल हुआ। तो पैसा वो मैंने एटीएम कॉल सेंटर में फोन किया और अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। तो क्या मैं उस कार्ड को अनब्लॉक करवा सकता हूँ? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। जी जी, चूंकि आपका क्वेश्चन था तो मेरा ये मानना है कि आपको पैसे रिवर्स हो गए होंगे, चूंकि आपने उस क्वेश्चन का चंद्रभूषण जी आपने उसका जिक्र नहीं किया है। जैसे आपने बोला कि कार्ड को आप वापस बिल्कुल आप करा सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप अपने अगर आपको पूरा भरोसा है कि वो कार्ड आपका सुरक्षित है और उसका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं है, तो आप वापस चाहे शाखा में चले आइए, या आपके पास में मोबाइल बैंकिंग है, व्हाट्सएप बैंकिंग है, तो आप उसमें बिल्कुल आप उसको अपना अनलिस्टिंग हॉट लिस्टिंग का जो वापस उसको आप रेगुलर यूज़ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी आशीष जी, ऐसे ही और भी जनता के पब्लिक के सवाल हमने लिए हैं, आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, और उनके जवाब हम बाद में देखते हैं। सर माय क्वेश्चन वुड बी कि अगर हम मोबाइल पे नेट बैंकिंग यूज़ करते सर, हैं तो इन उनमें सवालों का हमें जवाब क्या भी क्या देने बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और इन केस हमारा मोबाइल खो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऐसे में सर ये क्या करें, इनका ये सवाल है कि अगर इनका खो जाता है मोबाइल तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं मोबाइल बैंकिंग में, आपने जो बैंकों के मोबाइल ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आजकल उसमें देखेंगे तो सभी बैंक सिम बाइंडिंग करते हैं मोबाइल बैंकिंग में, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें आप जो पासवर्ड यूज़ करते हैं तो वो इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिए, ठीक है। ताकि आप जो मोबाइल में अगर आप तो दो पासवर्ड होते हैं, एक तो मोबाइल का पासवर्ड होता है और दूसरा पासवर्ड होता है ऐप का पासवर्ड, तो उसको बहुत स्ट्रांग रखें। और जैसे ही है आपका मालूम पड़ गया कि मोबाइल गुम गया है, तो आप सबसे पहले उसको कोशिश करें कि उसका सिम और वो पूरा उसको डीएक्टिवेट करके पूरा का पूरा एक तरीके से वो आपका जो काम का ही ना रहे, उसको ऐसा तो कुल मिला के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आजकल डिजिटल पेमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो डिजिटल पेमेंट्स के दौरान हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा सेफ रहे? ठीक है, डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या ख्याल सावधानियां बरतनी चाहिए? डिजिटल बैंकिंग में पहला तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसको पैसा दे रहे हैं। अगर वो बेनिफिशियरी आपको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने अगर मोबाइल बैंकिंग में बोलूँ या IMPS है, AEPS है, या आपका UPI है, तो अगर आपको मालूम है आप सामने वाले को दे रहे हैं और आपने सर्विसेज ली हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आपको बेनिफिशियरी पे कंट्रोल है, तीसरा है कि आप अपना स्वयं का ट्रांजैक्शन करिए, किसी दूसरे का ट्रांजैक्शन मत तो करिए। यानी कभी भी। बेनिफिशियरी कंट्रोल वो हमारे नोन के होने चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। एटीएम कार्ड से पैसे निकालते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले है कि जब पैसा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो निकल ही जाता है 90% केसेस में। अगर नहीं निकलता है तो कुछ देर रुकें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है 30 सेकंड बाद निकलता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। चौथा है कि डिस्पेंसर अलग अलग होता है एटीएम्स का, तो एक बार कैश डिस्पेंसर को बड़े ध्यान से अंदर तक देखें। और चौथा होता है कि अगर तो भी नहीं निकला है तो उसके बाद में एक बार कैंसिल दबाएं वहां पर, और उसको ट्रांजेक्शन को पूरा कैंसिल करें और देखिए कि आपको कोई SMS आया है कि नहीं आया है, और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिपीट करें। तो अगर डेबिट नहीं हुआ है तो आप उसको वापस कर सकते हैं। कई बार कनेक्टिविटी का भी इशू देखने में आता है। ओके, आइए अगला सवाल लेते हैं। अगर गलत पासवर्ड से यूज़र ID ब्लॉक हो जाए तो उसे अनब्लॉक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये तीनों के लिए लागू होता है, मोबाइल बैंकिंग के लिए भी और इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी और ATM के लिए भी। कई बार आप 3 बार करते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले है कि आप फिर से पैनिक ना होएं, और ये जनरली शुरू में टेम्पररी
लॉक होता है, right. तो वो 24 घंटे के लिए लॉक होता है। अपना तब तक बैठ के ध्यान कर लें अपने नंबर को या पिन पासवर्ड को, और अगर आपको याद आ जाता है तो फिर से कोशिश करें, और अगर आपका वापस चालू हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर नहीं होता है तब आपको फिर उसमें करना क्या पड़ेगा कि फॉरगेट पासवर्ड या ऐसा होता है, तब आपके वहाँ जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने दिए हैं उसको बड़े ध्यान से याद रखिए, और उसको वहाँ पे आप करेंगे, और वो 4-5 चीजें, ग्रीन पिन, ऐसा कई बैंकों में सब चीज है, तो आपको कार्ड नंबर पूछेगा या ग्रिड नंबर पूछेगा, तो आप वो डाल के अपना रिवाइव कर सकते हैं, या नया पिन, MT पिन, T पिन, M पिन, अलग अलग चीजें हैं, आप अपना जनरेट कर सकते हैं। यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 4-5 चीजें होती हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए ले जाती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मैं डेबिट कार्ड का पिन भूल जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट कार्ड तो का पिन आप ATM से भी वापस कर सकते हैं, जिसको हम ग्रीन पिन बोलते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप वहाँ सेट कर सकते हैं, और अगर आपका इसमें इंटरनेट बैंकिंग वहाँ पे भी कर सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेते हैं जनता का आखिरी सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि UPI और NEFT में अंतर क्या है? देखिए, UPI में क्या है कि बहुत छोटा और छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप QR कोड ले लेते हैं, या आपको मोबाइल नंबर होते हैं, UPI IDs होती हैं, एक दूसरे की UPI ID पे आप फटाफट ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। और NEFT में क्या होता है कि उसमें आपको जो 3-4 चीज़ें होती हैं, IFSC कोड, ब्रांच कोड, आपका नाम और नंबर, तो उस आइडेंटिफिकेशन पे ही आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इन दोनों में बेसिक फर्क होता है आर्किटेक्चर का और अमाउंट का, तो उसके बेसिस पे NEFT और जो आपका UPI ट्रांजैक्शन है, NEFT में शाखा उसको करती है, और UPI में आप NEFT भी आप खुद भी कर सकते हैं अगर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग है, पर जनरली वो शाखा से भी होता है, और UPI वगैरह तो क्या है कि आप अपने मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग इमीडिएटली कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, हमने अभी स्कैम्स की बात करी, फ्रॉड्स की बात करी, चर्चा में आगे हम जारी रखेंगे। उससे पहले एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। जी, अपना सवाल पूछें अगर आवाज़ पहुंचती है आप तक तो। हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हेलो सुरेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। यस, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से बोल रहा हूँ, सुरेश जी। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था SBI का। हेलो जी। हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपका सवाल। आपका पास क्रेडिट कार्ड था SBI का? यस। हाँ सुरेश जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीवी वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। यस। हाँ, तो क्या मेरे पास तो उसमें से मेरे पास क्या हो गया कि मेलबोर्न से मेरे इसमें से 100 पाउंड डेबिट हो गए थे। तो ऐसे 4 ट्रांजैक्शन विदिन 1 मिनट हो गया था, 4 ट्रांजैक्शन, मुझे मालूम भी नहीं था। तो SBI का फोन आया मुझे कि उन्होंने बताया कि आपने ट्रांजैक्शन किया क्या। मैंने बोला तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया, पासवर्ड भी नहीं दिया, तो मुझे पैसे वो बाद में ट्रांसफर मिल गए, लेकिन ये कैसा हो गया होगा, ये सवाल मेरा है। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। बहुत ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत तेजी से ये तो स्कैम हो रहा है सर। सुरेश जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो यूज़ किया है अपना क्रेडिट कार्ड, वो कहीं ना कहीं उसका डेटा निकल गया है, और वो फॉरेन बेस्ड ट्रांजैक्शंस हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ भी करूँगा जिस बैंक की, कि सभी बैंकों में है, तो RBI का एक रूल है जिसको हम बोलते हैं EFRMS, एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको वेलोसिटी चेक बोलते हैं। तो अगर देखा गया कि बाहर से समुद्र, मतलब भारत के देश के सीमा के पार से ट्रांजैक्शन हुआ है और 4 हुआ है, तो एक तरीके से अलर्ट सिस्टम बैंक में जनरेट होता है। बैंक ने उन्हें को फ़ोन किया और उन्होंने बोला, तो पहली चीज़ ये है कि जो सुरेश जी ऐसे ग्राहक हैं, इनको ध्यान देना है कि इनका डेटा लीक हुआ है। तो मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो उसको सरेंडर करके सबसे पहले दूसरा लें, सबसे पहले। और दूसरी बात है कि आपका ट्रांजैक्शंस आपके SMS में भी आए होंगे, वो आपने क्यों ध्यान नहीं दिया,
तो कभी भी आपके में कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आपके जब भी ट्रांजैक्शन एसएमएस आते हैं तो सबसे पहले हर काम छोड़ के उसको देखिए अगर आपने नहीं किया है। सर एक चीज़ और है, जब ट्रांजैक्शन होती है या स्कैम कुछ भी होता है तो उसमें ओटीपी हमेशा भेजा जाता है, तो ओटीपी का खेल बताइए, ओटीपी से क्या बचा जा सकता है अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अंशु जी। और यहाँ पे क्या हो गया है कि हम कहते हैं कंफर्ट जोन, या हम बोलते हैं ना कि थोड़ा आसान जिंदगी जीना। तो क्या होता है कि हम बहुत सारा कार्य सिर्फ नोटिफिकेशन पे करते हैं। तो अगर आप ये स्मार्टफोन, इस समय भारत में 71% जितने फ़ोन हैं वो स्मार्टफोन है। तो जब भी आप ध्यान देंगे कि कोई चीज़ आता है नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन का मतलब है आपको पूरा नहीं पढ़ना है और वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर दिखता है और वहाँ ओटीपी दिखता है। हाँ। और आप क्या देखते हैं, नीचे नहीं पढ़ते हैं कि पूरा मैसेज क्या है। तो वो गलती जो मैंने देखी है, आधे से ज्यादा फ्रॉड आप रोक सकते हैं अगर पूरा मैसेज पढ़ें। वहाँ नीचे लिखा रहता है कि ये ट्रांजेक्शन सिडनी में हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन पूरे विश्व में कहाँ हो रहा है, किसके हो रहा है, अमेज़न में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो वो तो अगर आपने नहीं किया तो आप पकड़ लेंगे भले। तो ओटीपी कृपया करके आप किसी, पहले तो जिंदगी में किसी को ओटीपी ना बताएं कभी भी, और दूसरी बात अगर कभी भी आ जाए तो उसको पूरा मैसेज पढ़ें। सर ये जितने भी फ्रॉड तमाम हो रहे हैं उसकी शुरुआत वहीं से होती है कि आपने अपनी डिटेल्स कहीं वेब पे डाली और वो डेटा आपका चोरी होके कहीं डार्क वेब पे डल गया। तो हम कैसे सतर्क रहें कि अपनी डिटेल्स बच के डालें या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल कभी ना डालें, इसके बारे में आप क्या सावधानी बरतने को कहेंगे? प्रियदर्शनी जी, आई थिंक ये पूरा रूट कॉज यही है जो आपने मुझसे पूछा है। दो चीज़ें हैं कि जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो बैंक में अपना खाते में मोबाइल नंबर देते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलते हैं, और ईमेल आईडी देते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि कृपया करके इसको अलग रखें और आपके जो बाकी ट्रांजैक्शन है, जैसे आप कई ऐप में अपना यूज़ करते हैं और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी देते हैं और मोबाइल नंबर देते हैं, उसको अलग रखें। दूसरा ये है कि आप ऑथेंटिकेटेड ऐप को ही आप डाउनलोड करें। तीसरा ये है कि हम कई बार कई चीज़ के लिए रजिस्टर ज़बरदस्ती कर लेते हैं और उसमें यही वाला हम जो बैंक में यूज़ हो रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, हम उसको वहाँ दे देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर डेटा लीक हो गया कहीं से भी, या आप जब कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, आप पढ़ते नहीं है कि कितने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, आप सिर्फ एग्री जल्दी से कर लेते हैं और वो आपका पूरा डेटा ले लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक ही सुझाव है कि बैंक के जो आपके खाते नंबर हैं उनको अलग रखें ट्रांजैक्शन, और जो बाकी के लिए हैं वो आप अलग रखें, तो आप हरदम सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिला के सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, जागरूक हमें ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर तो मानेंगे नहीं, तो हमें ही अपनी केयरफुल रहना होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी, थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण आपने इंफॉर्मेशंस दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।